अस्सलाम वालेकुम क्लास। 11 जनवरी आज डेट है जी। लेक्चर हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट क्लास के अंदर जो हमने डिस्कस किया था वो था प्रोबेबिलिटी, इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी। ठीक है, और उसमें हमने कुछ उसके बेसिक कंसेप्ट जो थे उनको पढ़ा था, जैसे रैंडम एक्सपेरिमेंट था, इवेंट था, सैम्पल स्पेस था। सैम्पल स्पेस मैंने आपको लिखवाई थी कुछ रैंडम एक्सपेरिमेंट्स की। इसके अलावा प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन तक हम आए थे कि प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या होती है। प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन अगर मैं आपको यहाँ पे मैं अगर उसको अगेन लिखूँ तो हम उसको लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए इज़ इक्वल टू, ऊपर हमारे पास न्यूमरेटर में आ जाता है इवेंट और नीचे हमेशा क्या आ जाती है, सैम्पल स्पेस। ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन हमारे पास ये बनी थी। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ और चीज़ों को डिस्कस करके फिर मैं प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस की तरफ आऊँगा। जो मैंने आपको सैम्पल स्पेस बच्चों लिखवाई थी वो आप लोगों को याद होनी चाहिए। जैसे एक कॉइन हो तो सैम्पल स्पेस क्या है, 2 कॉइन्स हों तो सैम्पल स्पेस क्या है, 3 कॉइन्स हों तो सैम्पल स्पेस क्या है, 1 डाइस हो तो क्या सैम्पल स्पेस है, 2 डाइस हो क्या है। तो जो मैंने कार्ड्स की डिटेल बताई थी वो हमें पता होनी चाहिए। अब देखें यहाँ पे इसके अलावा प्रोबेबिलिटी के अंदर, इसके क्वेश्चंस के अंदर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या है, हमें इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, और दूसरा कि हमें क्वेश्चंस में उसने यानी कि फाइंड आउट क्या करना हमने। ठीक है, दो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। उसके लिए मैं आपको यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखवा रहा हूँ, जैसे इज़ एंड एग्जैक्टली वर्ड जो हैं ये इक्वल के लिए यूज़ होंगे। इनके लिए जो साइन होता है वो इक्वल होगा। एट लीस्ट का वर्ड होता है जिसको कम अज़ कम हम बोलते हैं। एट लीस्ट के लिए ये साइन होगा ग्रेटर और इक्वल का, कम अज़ कम के लिए ये साइन यूज़ हो सकता है, इतना या इससे ज़्यादा। एट मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास होता है, उसके लिए लेस और इक्वल का साइन होगा। नो मोर देन, नो मोर देन के लिए भी साइन क्या होगा, लेस और इक्वल का। ग्रेटर देन, उसके लिए साइन हमें पता है जी, ग्रेटर का साइन। लेस देन के लिए लेस का साइन। ठीक है, ये कुछ वर्ड्स हैं। इसके अलावा प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस के अंदर जब वर्ड आ जाता है एंड, तो उससे क्या होगा, उसका मतलब होता है इंटरसेक्शन। और जब इंटरसेक्शन होगा दो इवेंट्स के दरमियान या एक रैंडम एक्सपेरिमेंट में, तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटीज़ क्या होंगी, मल्टीप्लाई होंगी। अगर आ जाए और ओ आर, यानी कि ऑप्शन अगर आ जाए ए और बी, तो उसके लिए होगा यूनियन। और यूनियन में जो प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। ठीक है बच्चों, प्रोबेबिलिटी के ना क्वेश्चंस लेंथी नहीं होंगे, लेकिन उनको अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा टेक्निकल होता है। इसलिए जो चीज़ें मैंने पहला लेक्चर मैंने आपको बताया कि बड़ा इम्पोर्टेंट था, दूसरा लेक्चर मैंने आप लोगों को बताया कि बड़ा इम्पोर्टेंट है, अभी ये वाला, ये जो चीज़ें मैं कुछ बता रहा हूँ ये डेफिनेटली क्वेश्चन में यूज़ होंगी। और वहाँ पे हर क्वेश्चन के अंदर इनको रिपीट नहीं किया जा सकता या हर दफ़ा इन लेक्चर्स को रिवाइज़ नहीं किया जा सकता। अब देखिएगा हमारे पास आ जाता है इसके अलावा कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन।
कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन, आपने वर्ड बड़े कॉमन है सुने होंगे, ठीक है। कॉम्बिनेशन के लिए हम यूज़ करते हैं फार्मूला NCR, जिसका फार्मूला होता है n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। परमुटेशन के लिए होता है NPR, इसका फार्मूला होता है n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। गलती ना मैं कर रहा हूँ। अब देखिएगा, अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन हम कब यूज़ करते हैं, जब हमने कुछ ऑब्जेक्ट्स की सिलेक्शन जो है वो विदाउट अरेंजमेंट करनी है, ठीक है। जैसे किसी चीज़ में अगर हमें ऑर्डर की ज़रूरत नहीं है तो उसके लिए हम कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं। याद रखें जो यहाँ पे पॉइंट बताने वाला है वो कॉम्बिनेशन के अंदर या परमुटेशन के अंदर n रिप्रेजेंट करेगा किसी भी चीज़ के टोटल यूनिट्स को, और R रिप्रेजेंट करेगा सिलेक्टेड यूनिट्स को, सिलेक्टेड यूनिट्स, ठीक है। जैसे मैं 10 स्टूडेंट्स में से 5 स्टूडेंट्स सिलेक्ट कर लेता हूँ तो मैं क्या लिखूँगा, 10C5, 10 स्टूडेंट्स थे तो मैंने उनमें से 5 सिलेक्ट किए तो मैंने n की जगह पे 10 रख दिया और 5 सिलेक्ट कर लिए कि आउट ऑफ 10 स्टूडेंट्स 5 स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन क्या मैं बता रहा था कि कॉम्बिनेशन बच्चों विदाउट अरेंजमेंट अगर सिलेक्शन हो, ठीक है, जैसे मैं रैंडमली अगर सिलेक्ट कर रहा हूँ, कोई ऑर्डर नहीं है बच्चों का, ठीक है, तो उसके लिए हम कॉम्बिनेशन को यूज़ करते हैं। कॉम्बिनेशन की बेस्ट एग्जांपल क्या है कि जब भी हम कभी देखें आप सैलड बनाते हैं, ठीक है, सैलड के अंदर हम उसके अंदर प्याज डाल लेते हैं, सैलड के अंदर हम जो है टमाटर डाल लेते हैं, सैलड के अंदर हम ग्रीन चिली डाल लेते हैं, ठीक है। तो देखें उनकी कोई सीक्वेंस नहीं होती उनको मिक्स करने की, ठीक है, कोई भी चीज़ पहले हो जाए या कोई भी चीज़ बाद में हो जाए उनको मिक्स कर लिया जाता है। उनकी अरेंजमेंट जो है वो मैटर नहीं करती कि पहले ग्रीन चिली डालनी है। इवन कि जब आप कुछ खाना बनाने लगते हैं तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ों की अरेंजमेंट की ज़रूरत होती है कि पहले आपने ऑयल डालना है, ठीक है। तो परमुटेशन जो है वो विद अरेंजमेंट के लिए यूज़ होती है। परमुटेशन की एग्जांपल क्या है कि जैसे आप मोबाइल पे पैटर्न लॉक लगाते हैं, ठीक है, और पैटर्न लॉक आप लगा देते हैं 3, 5 और 7, ठीक है। आप एग्जैक्टली इन डिजिट्स को सिलेक्ट करेंगे तो लॉक ओपन होगा, ठीक है। अगर आप 3, 5, 7 डायल करेंगे तो ही लॉक ओपन होगा। आप 7, 5, 3 डायल करेंगे, ठीक है, डिजिट्स तो वही हैं लेकिन उनकी सीक्वेंस वो नहीं होगी तो वो लॉक ओपन नहीं होता, ठीक है। तो परमुटेशन जो है वो याद रखें कि विद अरेंजमेंट के लिए यूज़ होती है, और जो कॉम्बिनेशन है वो विदाउट अरेंजमेंट के लिए यूज़ होती है। यानी कि जब आपने किसी चीज़ की सिलेक्शन करनी है आपको अरेंजमेंट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो कॉम्बिनेशन विदाउट अरेंजमेंट, ठीक है। अब देखिएगा अब मैं यहाँ पे क्वेश्चंस कुछ स्टार्ट करने लगा हूँ। चैप्टर नंबर 6 है हमारे पास इस बुक से, जो मैंने आपको रिकमेंड की है। आप पार्ट 1 की बुक से भी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन कर सकते हैं, इंटरमीडिएट पार्ट 1 की बुक से। चैप्टर नंबर 6 है ये। क्वेश्चन नंबर हम करने जा रहे हैं 6.13। क्वेश्चन मैं पहले दिखा लेता हूँ, डेफिनेटली हमें क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है 6.13 क्वेश्चन है जी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स एंड ऑड नंबर्स अपीयर्स इन सिंगल टॉस ऑफ अ फेयर डाई। अब हमारे पास रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या हो रहा है, वो एक फेयर डाई का रोल कर रहे हैं। ये उसका फर्स्ट पार्ट हम करने लगे हैं। अगर हम एक फेयर डाई को रोल कर रहे हैं तो हमारे पास सैम्पल स्पेस क्या होगी, 1, 2, 3,
4, 5 एंड 6। अब ये क्वेश्चन में उन्होंने हमें नहीं बताई, ठीक है, हमें उसने सिर्फ रैंडम एक्सपेरिमेंट बताया। तो हमें पता है कि जी अगर एक डाइस को रोल कर रहे हैं तो उसकी सैम्पल स्पेस ऑल पॉसिबल आउटकम्स उसकी क्या हो सकती हैं, ठीक। प्रोबेबिलिटी उसने किसकी पूछी थी, एन ऑड नंबर अपीयर्स, कि एक ऑड नंबर अपीयर हो। ऐसे ही है कि जैसे एक डाई को रोल किया जा रहा है, पूछा जाए कि बताएं जी क्या चांसेस हैं कि ऑड नंबर आएगा। अब ऑड नंबर कौन से होते हैं, अब मैं यहाँ पे जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो हमारा इवेंट है, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है ऑड नंबर्स की। तो मैं उसको नाम दे लेता हूँ, मैं कहता हूँ ए इज़ इवेंट दैट ऑड नंबर अपीयर, ठीक है। ए इज़ इवेंट दैट ऑड नंबर अपीयर। इवेंट ए के अंदर कौन कौन से हमारे पास आ सकते हैं, ऑड नंबर कौन से हैं, एक 1 है, एक 3 है, एक 5 है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए क्या हो सकती है, ऊपर इवेंट के नंबर ऑफ़ यूनिट्स आ जाएंगे, जैसे ये डेफिनेशन लिखी हुई थी, कितने यूनिट्स हैं, 1 2 3 यूनिट्स हैं हमारे पास इसके अंदर, 3। और सैम्पल स्पेस, नीचे सैम्पल स्पेस आ जाएगी, सैम्पल स्पेस पे कितने यूनिट्स हैं, 6 यूनिट्स हैं टोटल हमारे पास, 6। तो ये क्या आ गई 1/2, इसको पॉइंट्स में लिख सकते हैं आप। बेटा एक चीज़ याद रखें, प्रोबेबिलिटी की जो रेंज होती है, यहाँ पे एक चीज़ पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ कि रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस का आंसर किस रेंज में आएगा, वो होती है 0 to 1, 0 to +1, ठीक है। अब देखें, मिनिमम किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है और मैक्सिमम किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी 1 हो सकती है, यानी कि 100% हो सकती है और 0 हो सकती है। जैसे एक कॉइन को टॉस किया जाए, ठीक है, तो मैं किसी स्टूडेंट से पूछ लेता हूँ बताओ क्या अपीयर होगा, वो कहेगा हेड या टेल, तो उसने तो दोनों बातें ठीक की हैं, इसका मतलब है उसके आंसर करने के जो चांसेस हैं वो 100% आएंगे, उन दोनों में से एक तो आना ही है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ को वैसे मैं आपको बता दूं कि इसको बोला जाता है श्योर इवेंट, ठीक है। जैसे मैं अभी बात करूं कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट लाइट इज़ ऑन, ठीक है, लाइट ऑन है आपके सामने, ये आप देख सकते हैं लाइट ऑन है, तो मैं लेक्चर दे रहा हूँ, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, इसके चांस क्या 100% है। ये एक ऐसा इवेंट है जो वाक़या हो चुका है, तो इसको बोला जाता है श्योर इवेंट, ठीक है, जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो, ठीक है। और ज़ीरो नल इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो होती है 0 होती है, याद रखें, ठीक है। नल इवेंट की ऐसा इवेंट जिसके अंदर कोई भी यूनिट ना हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0 होगी, या मिनिमम किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 हो सकती है, नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। तो जैसे मैं कॉइन टॉस करने की एग्जांपल दे रहा था कि अगर कॉइन को टॉस किया जाए तो मैं किसी स्टूडेंट से पूछता हूँ बताओ क्या अपीयर होगा, वो कहेगा कुछ भी नहीं अपीयर होगा, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना, तो उसके जो बात करने के चांसेस हैं वो 0 हैं, ठीक है। तो ये होगी रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये मैंने आपको बता दी। अब ये ऑड नंबर अपीयर होने की प्रोबेबिलिटी थी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक और इवेंट लिख देता हूँ कि बी इज़ इवेंट दैट even number appear, B is event that even number appear। तो बेटा B इवेंट के अंदर हमारे पास कौन कौन से यूनिट आ जाएंगे, एक 2 आ जाएगा, एक 4 आ जाएगा, एक 6 आ जाएगा। तो इवेंट B की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इवेंट B से मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवन नंबर, ठीक है, उसको सिर्फ नाम दिया है। अगर आप नाम ना भी दें तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। और वो क्या होगी 3/6 यानी कि 1/2, वो भी इसको पॉइंट्स में लिख लें या ना लिखें, ठीक है। फिर उसके बाद देखें हमारे पास सेकंड उसका
क्वेश्चन में सेकंड पार्ट है द सम 8 अपीयर्स इन सिंगल टॉस ऑफ अ पेयर ऑफ फेयर डाइस, ठीक है, द सम 8 अपीयर्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर इसका 2 स्टार्ट करने से पहले द सम 8 अपीयर, सेकंड पार्ट है जी हमारे पास प्रोबेबिलिटी पूछी गई है सम ऑफ 8 अपीयर इन पेयर ऑफ डाइस। जब पेयर ऑफ डाइस है हमारे पास, 2 डाइस हैं हमारे पास, तो हमारे पास सैम्पल स्पेस क्या होगी, उसको यहाँ पे एक दफ़ा दोबारा से लिखना पड़ेगा हमें, ठीक है। पेयर ऑफ डाइस है तो सैम्पल स्पेस क्या होगी, 1 1 से लेके कहाँ तक जाएंगे हम जी, 6 6 तक जाएंगे। मैं इसको लिख लेता हूँ जी, ये लिख लेते हैं जी, कंप्लीट कर रहा हूँ मैं इसको। लें जी, हमने इसको कंप्लीट लिख लिया, ये हमारे पास सैम्पल स्पेस है। अब इवेंट क्या पूछा जा रहा था, प्रोबेबिलिटी किसी चीज़ की पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं सम 8 अपीयर हो रहा है, ठीक है। 2 डाइस को रोल किया है, जो नंबर्स अपीयर हो रहे हैं उनको सम करें तो वो क्या होगा, 8 होगा उसका। तो हमारे पास इवेंट ए के अंदर या बी रख ले नाम या सी रख ले नाम, वो पेयर आएंगे कि जिनका सम 8 है, उसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है। तो वो कौन सा है, 2 और 6 है, इसका सम 8 है। 3 में देखा जाए तो 3 और 5 है, इसका सम 8 है। 4 में 4 का सम 8 है। 5 में 5 3 का सम 8 है और 6 के अंदर 6 2 का सम 8 है। ये सारे वो पेयर्स हैं जिनको सम करें तो 8 आता है। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 पेयर्स, यानी कि इवेंट में जो पेयर्स हैं, और सैम्पल स्पेस में जो पेयर्स हैं हमारे पास वो कितने हैं, 36। तो वो 5/36 हो गया। फिर अगर मैं इसका एक बी पार्ट लिखूं, ठीक है, मैं लिखता हूं कि जी सम 4 अपीयर, कि सम 4 अपीयर हो रहा है, तो मैं अगर इसका नाम एक इवेंट बी बना लेता हूं तो मैं इसके अंदर कौन से पेयर्स लिखूंगा जिनका सम क्या है, 4 है। जैसे 1 और 3 है, जैसे 2 and 2 है, जैसे 3 and 1 है। तो ये 3 पेयर ऐसे हैं जिनका सम 4 होता है हमारे पास। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 4 क्या आएगी, 1 2 3 पेयर्स हमारे पास ये हैं, और टोटल कितने हैं जी सैम्पल स्पेस के 36 हमारे पास, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे बी लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ जी व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, अब मैं इसी सैम्पल स्पेस से कुछ क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, ठीक है। व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी दैट 7 अपीयर, ठीक है, दैट सम 7 अपीयर, ठीक है, दैट सम 7 अपीयर। तो हमारे पास यहाँ पे, मैं यहाँ पे इसका नाम लिखता हूँ, तो ये सी इवेंट है हमारे पास। सम 7 कौन कौन सा है, अगर यहाँ पे देखा जाए तो 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 एंड 6 1, ये सारे सम 7 है हमारे पास। 1 6 2 5 3 4
4 3 5 2 एंड 6 1। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ द सम इज 7 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये 6 पेयर्स हैं, टोटल 36 हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसका सी पार्ट एक लिखता हूँ, सम इज ग्रेटर देन 8। अब हम प्रोबेबिलिटी किसकी कैलकुलेट करने लगे हैं कि सम जो आएगा या सम करेंगे तो वो क्या होगी, प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ग्रेटर देन 8 होगी हमारे पास। तो मैं यहाँ पे इवेंट ए, इवेंट का नाम बेशक दोबारा से उसको रिपीट कर लें, कोई मसला नहीं है। ग्रेटर देन 8 के अंदर देखा जाए तो हमारे पास वो सब पेयर्स आएंगे जिनका सम ग्रेटर देन 8 है। इसमें इक्वल टू 8 वाले नहीं आएंगे, क्योंकि मैंने वर्ड ग्रेटर देन का लिखा है तो उसमें ग्रेटर का साइन यूज़ होगा। ठीक है, तो इक्वल वाले नहीं आएंगे हमारे पास। तो हमारे पास 6 2 8 है, 5 3 8 है, ये आ जाएगा। पहला पेयर आ जाएगा 3 एंड 6, क्योंकि ये 9 है। 4 की लाइन में 4 एंड 5, ये भी 9 है। 4 एंड 6, ये 10 है, ये भी ग्रेटर देन 8 है। 5 में देखा जाए तो 5 4 5 5 एंड 5 6। ठीक है, 6 में देखा जाए तो 6 3 से स्टार्ट होकर 6 तक हमारे पास जितने पेयर्स हैं वो सब क्या है, उनका सम क्या है, ग्रेटर देन 8 है हमारे पास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए हमारे पास क्या होगी कि हमारे पास नंबर ऑफ़ पेयर्स 10 इवेंट में, और टोटल हमारे पास कितने पेयर्स हैं जी, 36 हमारे पास। फिर उसके बाद मैं अगर इसका डी पार्ट लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ जी फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 4। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या है जी, हमारे पास 4 है। या प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 8 कर लें। अब मैं यहाँ पे सम नहीं कह रहा, अब मैं यहाँ पे प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ कि जो नंबर्स अपीयर होंगे उनका जो प्रोडक्ट लिया जाएगा, मल्टीप्लाई किया जाए, तो वो क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। पहले हम यहाँ पे फर्स्ट केस के अंदर हमने क्या किया है, उनका सम देखा है, जमा 2 और 6 8। जबकि इनको ज़रब दें तो क्या होगा, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 क्रॉस 6 12 हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे वो पेयर्स लिखूँगा जिनका प्रोडक्ट 8 होगा। तो जैसे 2 क्रॉस 4 करें तो वो क्या होगा, 8 होगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं 4 क्रॉस 2 करता हूँ तो वो भी क्या होगा, 8 होगा। ठीक है, उसके अलावा कोई ऐसा पेयर नहीं है जिसका प्रोडक्ट क्या होगा, 8 होगा हमारे पास। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट 8 अपीयर, वो क्या होगी हमारे पास, 2 पेयर्स हैं और टोटल पेयर्स कितने हैं, 36 हमारे पास। ठीक हो गया। तो ये मैंने आपको एक सैम्पल स्पेस से डिफरेंट जो हम इवेंट बना के उसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, मैंने आपको उसकी प्रैक्टिस करवा दी है। अब देखें यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो हैं इससे रिलेटेड, जिस तरह का ये क्वेश्चन है वो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ जो आप लोगों ने सॉल्व कर लेने हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 6.15 है, ठीक है, डू योर सेल्फ DYS 6.15 है। उसका बी पार्ट आप लोगों ने करना है, ठीक है, और 6.16 है, उसका भी बी पार्ट आप लोगों ने करना है। और हमारे पास 6.15 का ए पार्ट भी आप लोगों ने करना है।
ठीक है, ये पार्ट भी करना है। उसके अंदर एटलीस्ट 4 है। अच्छा बच्चों 6.15 के अंदर वो बता रहे हैं कि वो एटलीस्ट 4 है उनका सम। एटलीस्ट 4 के अंदर आपको पता है कि 4 वाले भी आ जाएंगे और 4 से ग्रेटर वाले भी सारे पेयर्स आ जाएंगे। ठीक है, एटलीस्ट के लिए जो साइन होता है वो क्या होता है, ग्रेटर दैन इक्वल टू। ठीक है, ग्रेटर दैन इक्वल टू 4 का मतलब क्या होगा कि उस इवेंट के अंदर 4 वाले भी पेयर आ जाएंगे और 4 से ग्रेटर वाले भी जितने पेयर्स होंगे वो सब उसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये थे बच्चों क्वेश्चन कुछ आपके प्रोबेबिलिटी के जो भी मैंने किए हैं। अब नेक्स्ट उसका 6.13 का थर्ड पार्ट हम करते हैं। सिक्स 6.13 क्वेश्चन हम कर रहे हैं, उसका थर्ड पार्ट आ गया। थर्ड पार्ट के अंदर क्या लिखा है जी, एक दफ़ा बुक सामने कर लें। लिखा हुआ है जी एटलीस्ट 1 हेड अपीयर्स इन 3 टॉसेज ऑफ अ फेयर कॉइन। कह रहे हैं जी एटलीस्ट 1 हेड अपीयर, कम से कम एक हेड अपीयर। और एक्सपेरिमेंट क्या है जी, 3 टॉसेज, 3 इन अ सिंगल टॉस ऑफ, नो किधर गया, हाँ जी 3 टॉसेज ऑफ अ फेयर कॉइन। ले जी हमारे पास सैम्पल स्पेस लिखनी पड़ेगी इसकी। सैम्पल स्पेस हम लिखेंगे पहले, अगर 2 की हो तो लिखनी आसान है, हेड 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 टेल, टेल हेड एंड टेल टेल, ये रफ वर्क है। तो यहाँ पे एक थर्ड वाला उसको भी लिख लेते हैं। अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास 3 की बन जाएगी। ठीक है, पहले मैंने लिखवाई आपको, पहले पेयर को हेड के साथ मल्टीप्लाई किया और पहले पेयर को टेल से मल्टीप्लाई किया, यानी कि इसको 1 बाय 1 इन दोनों के साथ। फिर दूसरे पेयर को फर्स्ट के साथ, दूसरे पेयर को सेकंड के साथ, थर्ड पेयर को फर्स्ट के साथ, थर्ड पेयर को सेकंड के साथ, फोर्थ पेयर को हेड और फोर्थ पेयर को टेल के साथ लिखा। ये बन गया हमारे पास। तो अब हमारे पास इवेंट क्या है, ए इज़ इवेंट, नाम लिखें दैट एट लीस्ट 1 हेड अपीयर, कम अज़ कम एक हेड होगा। ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो सकते हैं जी, ज़्यादा से ज़्यादा 3 हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते क्योंकि एक पेयर के अंदर एट लीस्ट 1 हेड अपीयर। इवेंट ए के अंदर कौन कौन से पेयर्स आ जाएंगे, पहले पेयर के अंदर भी कम से कम एक हेड है, दूसरे पेयर के अंदर भी कम से कम एक हेड है, तीसरे पेयर के अंदर भी कम से कम एक हेड है, चौथे पेयर के अंदर भी कम से कम एक हेड है, पाँचवें में भी है कम से कम एक, छठे में भी है एक, सातवें में भी है। सिर्फ 8वां पेयर ऐसा है कि जिसके अंदर एक हेड भी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए वो वाला इस इवेंट के अंदर नहीं आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए क्या होगी, ये पेयर्स हमारे पास कितने हैं 7, और सैम्पल स्पेस के कितने पेयर्स थे हमारे पास 8, 7/8 हो गया। अगर इसी के अंदर मैं लिखूं कि एग्जैक्टली व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 3 हेड अपीयर। ठीक है, तो मैं इवेंट बना लूँगा जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालती है बी, नाम देते हैं 3 हेड वाला एक ही पेयर है हमारे पास, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसके अंदर एक पेयर है हमारे पास 1, टोटल पेयर्स कितने हैं सैम्पल स्पेस के 3। ये इसी सैम्पल स्पेस से मैं आगे उसके डिफरेंट पार्ट्स बनाता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन सॉल्व कैसे होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक इवेंट बी बना देता हूँ, यानी कि मैं बी पार्ट लिखता हूँ, मैं लिख देता हूँ कि 2 टेल अपीयर्स इन 3 टॉसेज ऑफ अ फेयर काइंस, 2 टेल अपीयर हो। इवेंट का नाम रख देते हैं जी, को किसके अंदर 2 टेल्स हैं, ये इस पेयर के अंदर हेड टेल और टेल, उसके बाद टेल हेड टेल,
और टेल टेल हेड, ये 3 पेयर्स हैं हमारे पास। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या होगी, 3 पेयर्स हैं, टोटल कितने हैं जी, 8 है हमारे पास। तो ये उसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। इनके दरमियान कामा लगा लें, मैंने कामा नहीं लगाया हुआ। ठीक है जी। तो ये था हमारे पास अभी इसका क्वेश्चन। फिर हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 16.13 का 4 पार्ट। अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन यूज होगा, याद रखिएगा। अब ये कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन है। लिखा हुआ है अ किंग, एस, जैक ऑफ क्लब्स और क्वीन ऑफ डायमंड्स appears in drawing a single card from a well shuffled ordinary deck of 52 cards। क्वेश्चन के अंदर वो कह रहे हैं कि जी हमारे पास 52 कार्ड्स में से हमने सिंगल कार्ड को जो है वो ड्रॉ किया है, उसको सिलेक्ट किया है, उसको निकाला है वहाँ से। प्रोबेबिलिटी क्या पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी बताएं कि वो कार्ड किंग हो सकता है, कोई एस हो सकता है, या वो कार्ड जैक ऑफ क्लब होगा, या वो कार्ड क्या होगा, क्वीन ऑफ डायमंड होगा। यानी कि इन सब में से कोई एक कार्ड होगा। तो अब हमारे पास टोटल कार्ड्स कितने हैं, 52 हैं। हमारे पास कार्ड जो सिलेक्ट कर रहे हैं वो कितने कार्ड हैं, हम एक कार्ड सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, मैं इवेंट का नाम दे देता हूँ, ए इज़ इवेंट दैट selected card is a king, ace, jack of club और क्वीन ऑफ डायमंड। वो कह रहा है कि जो सिलेक्टेड कार्ड है वो इनमें से कोई एक होगा। अच्छा, ये अब मैं आपको समझाने के लिए लिखने लगा हूँ। क्वेश्चन के अंदर आपने इस तरह नहीं लिखना। उसमें बोला कोई एक किंग हो सकता है, किंग के कार्ड कितने होते हैं, 4। कोई एस हो सकता है, एस के कार्ड कितने हैं, 4। जैक ऑफ क्लब हो सकता है, जैक ऑफ क्लब कितने कार्ड होते हैं, 1 होता है। वैसे जैक के जो हैं वो 4 कार्ड होते हैं, लेकिन जिसके ऊपर क्लब का साइन होता है वो एक ही होता है, इसलिए जैक ऑफ क्लब का मतलब वो एक कार्ड, यूनिक कार्ड है। क्वीन ऑफ डायमंड, वैसे क्वीन के 4 कार्ड होते हैं, ठीक है, लेकिन क्वीन ऑफ डायमंड ऐसा क्वीन का कार्ड जिसके अंदर डायमंड का साइन हो वो 1 होता है। तो ये 4 और 4 8 और 2 कितने हो गए, 10। तो अब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए लिखेंगे। ऊपर क्या होता है, इवेंट, और नीचे क्या होता है जी, सैंपल स्पेस। ठीक है, अब यहाँ पे हम कॉम्बिनेशन को यूज़ करेंगे। हमने 52 कार्ड्स से उनमें से एक कार्ड को सिलेक्ट किया। यहाँ पे सैंपल स्पेस में रैंडम एक्सपेरिमेंट बताया जाता है बच्चों। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉम्बिनेशन को ही हमने यूज़ करना है क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, आउट ऑफ 52 कार्ड्स 1 कार्ड इज़ सिलेक्टेड एट रैंडम, और वो सिलेक्टेड कार्ड कौन सा हो सकता है, प्रोबेबिलिटी किसकी पूछ रही है कि वो इनमें से कोई एक कार्ड होगा। तो हम यहाँ पे ये टोटल कितने हो गए, 10 C1। रैंडम एक्सपेरिमेंट के अंदर बताया जाएगा कि कितने कार्ड सिलेक्ट हो रहे हैं। इवेंट के अंदर ये बताया जाएगा कि जो सिलेक्टेड कार्ड है वो किन कार्ड्स में से आ रहा है। बेसिकली यहाँ पे 52 टोटल कार्ड्स हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो 10 कार्ड्स हैं ये वाले कार्ड्स बताए जा रहे हैं यहाँ पे कि ये जो सिलेक्टेड कार्ड है वो इन 10 कार्ड्स में से कोई एक सिलेक्ट होगा। ठीक है, तो ये 10 C1 10 आ जाएगा और 52 C1 52 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अगर इसका भी एक पार्ट लिखूँ ए, तो इसके अंदर मैं लिख सकता हूँ कि व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी, अभी बात हो रही है एक कार्ड सिलेक्ट किया, सिलेक्ट एक कार्ड हमने किया हुआ,
लेकिन मैं उसकी कुछ पार्ट्स बना देता हूँ, ठीक है। व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी दैट, आपने प्रोबेबिलिटी कंप्लीट लिखना है, प्रॉब नहीं लिखना पेपर के अंदर, ठीक है। व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी दैट रेड कार्ड इज सिलेक्टेड, कि हमने 52 कार्ड में से एक कार्ड निकाला है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो रेड कार्ड होगा। कलर के लिहाज से 2 कार्ड्स होते हैं हमारे पास, कुछ रेड होते हैं और कुछ ब्लैक होते हैं। तो रेड कार्ड कितने होते हैं हमारे पास, 26 होते हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड अगर मैंने लिखनी हो तो कैसे लिखूँगा, पहले तो सैंपल स्पेस में एक्सपेरिमेंट बताया जाएगा कि 52 कार्ड में से एक कार्ड सिलेक्ट हुआ है, और ये एक कार्ड कौन सा हो सकता है, रेड वाला अगर कार्ड है तो उसको क्या लिखेंगे, 26C1। तो यहाँ पे क्या आ गया, 26/52, ठीक है। अगर मैं बी पार्ट लिखता हूँ, लास्ट क्वेश्चन है जी आज के लेक्चर का, मैं लिखता हूँ व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट क्वीन कार्ड इज सिलेक्टेड। इसकी प्रोबेबिलिटी हमने बतानी है। तो क्वीन कार्ड कितने होते हैं, जो क्यू वाले होते हैं, कितने होते हैं जी, 4 होते हैं। अब यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया मैंने कि वो क्वीन का कार्ड कौन सा है, इसलिए हम उसके सारे कार्ड्स को कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन कार्ड, सैंपल स्पेस तो होगी ना 52C1, ठीक है। क्वीन कार्ड कितने होते हैं, 4, तो उनमें से कोई एक सिलेक्ट हो जाए, तो ये हो गया जी 4/52। यहाँ पे याद रखें बच्चों, रैंडम एक्सपेरिमेंट बताया जाता है आपको ना। ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो लिखा हुआ है ना, इसको पढ़ना आना चाहिए। ये लिखा हुआ है आउट ऑफ 52 कार्ड्स 1 कार्ड इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड दिस 1 कार्ड इज अ कार्ड ऑफ क्वीन। इवेंट के अंदर ये बताया जा रहा है कि दिस 1 सिलेक्टेड कार्ड इज अ कार्ड ऑफ क्वीन। आउट ऑफ 4 क्वीन कार्ड्स एनी वन कार्ड इज सिलेक्टेड, ठीक है। तो ये आपको इसको पढ़ना आना चाहिए। जैसे हम प्रोबेबिलिटी के कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे तो आपको क्लियर होगा। थैंक यू बच्चों, अल्लाह हाफिज़।